अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे राउल्ट्स लॉ। ये फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स, पंजाब बोर्ड के चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस का टॉपिक है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर एक सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हों तो राउल्ट्स लॉ को हम किस तरह डिराइव करते हैं। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास एक लॉ है जिसको अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन ओबे करता है तो उसको हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, एक सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पर एक दिखाते हैं, बीकर में हमारे पास जो है वो एक सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास 1880s में हमने कहा कि हमारे पास जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास राउल्ट्स था। उसने ये बताया कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस अगर हम इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, जनरली डिक्रीज होता है। ठीक है, और वो किन दो चीजों पे डिपेंड करता है जी, दो हमारे पास चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास हम कहते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ सल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के ऊपर एक तो डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं जस्ट सल्यूट लिख रही हूँ। और दूसरा ये है ओरिजिनल जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है, हम कहते हैं प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है, उन दोनों चीजों के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या करता है जी, ये डिपेंड करता है। जो हम कहते हैं कि हमारे पास जनरली जो डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं जी, वेपर प्रेशर। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है एक तो सल्यूट के ऊपर, यानी कि कितना हमने सल्यूट बीच में डाला है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है उसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है जब सब्सटेंस हम इस सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो उसके साथ जो हमारे पास इफेक्ट आता है वो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास वेपर प्रेशर अगर प्योर सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास है जी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम बात करते हैं कि हमारे पास उसका जो प्योर का जो हमारे पास सॉल्वेंट है, यानी कि इसके अंदर जो हमने वाटर यूज किया हुआ है या कोई भी हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, बेंजीन है या क्लोरोफॉर्म है, कुछ भी हमने लिया हुआ है। ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में चीज होती है उसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं। जब उसकी प्योर फॉर्म थी तो उसका वेपर प्रेशर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट से। हमने पी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट भी हमें रिक्वायर्ड है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं x1 से। ठीक है, यहाँ पर हम ले जाते हैं x1। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है जो कि मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, ठीक है, उसको हम ले आते हैं, यानी कि हमारे पास जो है कितनी उसकी मोल फ्रैक्शन है और किस तरह से हम जो हमारे पास रिप्रेजेंट होती है उसको हम किस तरह से लेते हैं जी, इस तरह से x2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज जो है वो आ गई हैं। यहाँ पर जी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास x1 से हमने रिप्रेजेंट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो है उसको हम x2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन हमारे पास होता है उसको हम किस तरह से बताते हैं जी, उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। जाहिर है हमारे पास जो सोल्यूशन बन गया है उसके वेपर प्रेशर के बारे में भी हमने एक जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं। हम किससे हम अल्फाबेट से शो करते हैं जी, p से हम शो करते हैं उसको। ठीक है, तो ये स्मॉल p हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारे पास आ गया।
उसके बाद हमारे पास जो है हम कहते हैं ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1, इसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को x2 से, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है जी, हम कहते हैं हमारे पास x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास जाहिर है जितना हमने सॉल्वेंट डाला हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं जी, हम इसको इक्वालिटी साइन में चेंज कर देते हैं और हम लगा देते हैं इसकी जगह P नॉट। ठीक है, ये लग गया। अब P इज इक्वल टू P नॉट हमारे पास लग गया। इस इक्वेशन को ना हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 1 कह देते हैं हम। उसके बाद हमें ये हम कहते हैं कि मालूम है कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, तो हमारे पास जो उसकी मोल फ्रैक्शंस होती हैं, अगर हम उन सब को असेंबल करते हैं, यानी कि उन सब को अगर हम कलेक्टिवली एक जगह लिखते हैं और इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास क्या आती है जी, उन सब का सम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है और एक दूसरा जो है हमारे पास सॉल्वेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग x1 प्लस x2 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम x1 की सिर्फ वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह से कि x1 को अगर हम इस तरफ रखें तो x2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हम कहते हैं 1 माइनस x2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यानी कि x1 की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब इसमें यूज करते हैं और इसमें डालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, P इज इक्वल्स टू P नॉट। ठीक है, एज इट इज लगेगा, और साथ में क्या आ जाएगी हमारे पास x2 की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली थी। ठीक है, इसको हम यूं करके शो कर देते हैं कि ये हमने इधर से निकाली थी x1 इज टू 1 माइनस x2, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, P नॉट इससे 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा और x2 से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके नतीजे में हमारे पास एक इक्वेशन फाइनली जो बन जाएगी वो क्या बनेगी जी, P इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस P नॉट इंटू x2, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस P नॉट x2 को हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। ठीक है, इस साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है जी, हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाती है। हम देखते हैं कि ये इस तरफ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऊपर करके। ठीक है, हमारे पास बन जाती है P नॉट x2 जिसको हम इस तरफ ले आए थे, और इस P को जो कि हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, इसको हम इक्वेशन के उस तरफ ले गए तो P नॉट माइनस P हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास आ गई फॉर्म। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने कहा कि P नॉट माइनस P जब हो रहा है तो इसको हम किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंस आ रहा है ना, बेसिकली इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहाँ पर मैं चले इस साइड पे लिखती हूँ और इसको हम थोड़ा सा एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं जी, इसी को अगेन हम ले आते हैं कि हमारे पास क्या था, इसको हमने यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम ले आते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन की अब ये वाली फॉर्म बन रही है कि ये वाली चीज तो हमने डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर दी, जिसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास है इंटू P नॉट इंटू x2, इसको हम क्या करते हैं जी, इसको कॉपी करके इक्वेशन हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म जो बन गई है वो ये बनी है कि डेल्टा P हमारे पास जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, P नॉट इंटू x2। तो ये भी हमारे पास जो है, इसको हम इक्वेशन को नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन जाएगी जी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इसको भी हम एक राउल्ट्स लॉ की फॉर्म कह सकते हैं कि हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर है जी, प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू हमारे पास क्या आ जाती है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो x2 हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है और हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, एक हम राउल्ट्स लॉ को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या आ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इस P नॉट को जो कि हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी साइन से रिप्लेस किया था, अगर हम यहाँ पर रिप्लेस भी करना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P जो है वो क्या है
है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शनल, हम यहाँ पर शो कर सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी और पी नॉट को हम जो है वो चेंज कर देते हैं इससे। तो x2k यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी हमारे पास एक राउल्ट्स लॉ की फॉर्म जो है वो बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हम इसी इक्वेशन को अगर लेके चलें इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास कुछ इसकी इस तरह से भी शक्ल जो है वो सामने आती है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमने ओरिजिनल जो हमारे पास जो था प्योर सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं जी, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं रिलेटिव। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो जस्ट ऊपर वाला था ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब प्योर जो हमारे पास सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस सारी की सारी टर्म को हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, और ये क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है x2 के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। तो ये थर्ड हमारे पास जो है फॉर्म बन जाती है राउल्ट्स लॉ की। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ये देखी, ठीक है, सेकंड हमने ये देखी, और थर्ड हमने ये देख ली। तो इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं, थर्ड। ठीक है, ये हमारे पास तीन वेज ऑफ हमने राउल्ट्स लॉ देख लिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम एक ऐसे दो कंपोनेंट्स ले आते हैं, उनके लिए हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह का बनेगा जी, ये हम ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले आए, और इसके हम क्या बताते हैं जी, हमारे पास जो y एक्सिस है उस पे क्या मौजूद है जी, उस पे वेपर प्रेशर मौजूद है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर इस तरह से मौजूद है, इस तरफ को ये हम दोनों साइड पे ले रहे हैं, और इस तरफ जो हमारे पास है, जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड है, उसमें पी नॉट ए पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट और वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट हमारे पास यहाँ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके ओरिजिन से, यानी कि इनिशियल वैल्यू से जब हम इनको मिला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है वो कम है और वेपर प्रेशर ए जो है वो ज्यादा है। अब इन दोनों के दरमियान में हमारे पास अगर हम देखें, वेपर प्रेशर कम होने और ज्यादा होने के दरमियान में हम कहते हैं कि क्या हमारे पास रिलेशनशिप होता है बॉइलिंग पॉइंट से, हम कहते हैं कि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है, यानी कि जिस तरह के बी का है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो है हमने एक बात कही है, इसका मतलब ये है कि बी जो है वो क्या है, हाई बॉइलिंग लिक्विड है, यानी कि हाई टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा। बी इज हाई बॉइलिंग। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास ज्यादा टेम्परेचर पे जाके बॉयल अप होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे जाके जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जबकि ए कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट ए जो है ना वो लो बॉइलिंग है। ठीक है, लो बॉइलिंग इस तरह से है कि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि ज्यादा वेपर्स अपना प्रेशर लगाते हैं और फौरन से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है जी, कम है। ठीक है, जल्दी से टेम्परेचर थोड़ा सा भी मिलता जाए, फौरन से वो क्या होता है जी, कन्वर्ट हो जाता है गैस में। नीचे एक्स एक्सिस की हमने बात नहीं की, हम ले आते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन परसेंटेज है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट उसके जो है हर एक कंपोनेंट को, यानी कि ए और बी कंपोनेंट की कंपोजिशन यहाँ बताई हुई है। यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है बी, यानी कि बी जीरो है, लेकिन ए जो है इस सोल्यूशन में, इस वाले टाइप में हमारे पास क्या है, 100% अपनी मोल कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन के साथ मौजूद है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 30 हमारे पास बी है और ए जो है वो 70% है। ठीक है, टोटल मिला के हमने क्या करना है, 100% एक सोल्यूशन को मेंटेन करना है ना, तो इसलिए ये हमारे पास 30 है जो कि बी है, और ए जो है वो 70 है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी जो है हमारे पास कितना है जी, हम देख रहे हैं बी हमारे पास 60 है और ए जो है वो हमारे पास क्या है, 40 है। अब ए जो है वो क्या होता जा रहा है, हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है और बी इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर बी 100% है और ए जो है वो हमारे पास क्या है, 0% है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास
परसेंटेज कंपोजिशन वाई एक्स एक्सिस पे गिवन है और वाई एक्सिस पे उनके वेवर प्रेशर्स गिवन है, जो कि ओरिजिनल उनके वेवर प्रेशर है। अब राउल्ट्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो उनके वेवर प्रेशर होते हैं, ठीक है, जिस तरह ए कंपोनेंट की अगर हम बात करें या बी की कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, वो क्या होते हैं जी? प्रोडक्ट होते हैं उनके ओरिजिनल वेवर प्रेशर और उनकी मोल फ्रैक्शन के। तो ए और बी में हम दोनों में सेम केस देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि टोटल प्रेशर अगर हमें मालूम करना पड़ जाए तो हम किस तरह से मालूम करते हैं? हम इस तरह से जी मालूम चला लेते हैं। किस तरह से? हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना पी टी वो किसके इक्वल है? पी ए प्लस पी बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, जो इनकी अंदर वैल्यूज लिखी हुई है ना, वो अगर पुट करें तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी जी? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट और उनके वेवर प्रेशर जो कि हमारे पास उनका अपना मौजूद है, उसके हवाले से हमने यहाँ पर बात की कि उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं ना तो हमारे पास जो है उनका क्या आ जाता है जी? वेपर प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ए और बी के प्योर स्टेट के जो हमारे पास कंपोनेंट्स, हम कह सकते हैं ए और बी कंपोनेंट के ये जो हमारे पास वेपर प्रेशर थे, उनको हमने पी नॉट ए से और पी नॉट बी से रिप्रेजेंट किया। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर होते हैं ना, ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट होते हैं। वी पी में लिख दूं अगर इन प्योर स्टेट, ठीक है, प्योर जो फॉर्म में होते हैं, क्योंकि 100% तो इसमें बी है और यहाँ पर 100% ए है, तो इसलिए इनकी ये वाली जो है ना ये प्योर स्टेट्स बन रही है। जबकि ये जो दरमियान वाली हमें स्टेट्स नजर आती हैं, ये है, इसी तरह से ये है, ये है और ये है, इसी तरह से ये सॉल्यूशंस डिफरेंट, इनकी डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के साथ बने हुए हमारे पास इस लिस्ट में, हम कह सकते हैं कि इस लाइन पर मौजूद है। हम देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज इनकी, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है वो इनके क्या है? प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मौजूद है। जबकि एक्स ए और एक्स बी की हमने बात कर ली कि मोल फ्रैक्शंस होते हैं इनके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम पीटी को अगर निकालना चाहे, ठीक है, चले हम पहले मोल फ्रैक्शन की जब हमने बात की तो चले हम इसको डिस्कस करते चलते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर दोनों की हम क्या करें? प्लस करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास क्या आंसर आता है जी? 1 आता है, ठीक है। चले हम इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं, इसको इस तरफ कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा, हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन। हम कहते हैं दोनों को अगर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं दोनों की मोल फ्रैक्शंस, तो हमारे पास क्या आता है जी? आंसर 1 आता है। तो इसके नतीजे में अगर हमने एक्स बी सिर्फ निकालना हो, ठीक है, एक्स बी या एक्स ए अगर हम निकाल लें, चले हम यहाँ पर एक्स बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाता है जी? हमने एक्स बी यहीं पे रहने दिया, एक्स ए को उस तरफ ले गए, तो जाहिर है हमारे पास क्या होगा? इसके साथ जो पॉजिटिव साइन था उस तरफ जाके माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाके, इसलिए 1 माइनस बी हमारे पास जो है वो इसके नतीजे में आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी? हम ऐसा करते हैं कि पी टी के अंदर इसकी एक्स बी की हम इस फॉर्म में, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसमें हम पुट कर लेते हैं। हमने पी टी जो है वो पुट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ तक जो वैल्यूज हैं वो तो हम एज इट इज ही पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो हमने डिराइव की है इक्वेशन वो हम एज इट इज लिखेंगे, जबकि एक्स बी की जो वैल्यू निकाली है ना वो हम यहाँ से पुट कर लेंगे, ठीक है। 1 माइनस एक्स जो हमने लिखा वो हम यहाँ पुट करके और क्या कर लेंगे? इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा जी? अब हम इस तरह से करते हैं कि हम इसको जो है वो पी बी नॉट को जो है वो क्या करते हैं जी? हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास एज इट इज आंसर आएगा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, जबकि हमारे पास जो है एक्स ए उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास किस तरह से आंसर आएगा? इसको हम देखते हैं जी। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? हम देखते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि हमने इसको क्या किया? पी बी नॉट को हमने
या पी नॉट बी को हमने जो है क्या कर दिया जी, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने माइनस साइन एज इट इज लगाया और फिर एक्स ए से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास जो है पी टी बन जाता है और यही हमारे पास जो है बिल्कुल जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है, हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन। चले हम इसको थोड़ा सा इस तरफ करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है जी, हम कह सकते हैं इसको हम चले नाम दे देते हैं इक्वेशन z, ठीक है। इक्वेशन z जो है हमारे पास क्या बन गई है, वो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हमने देखा राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। इसके बारे में मजीद बात करते हैं जी हम नेक्स्ट वीडियो में।